जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हेमाराम जाट आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। कैसे हो साथियों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को लगातार अंजाम देते होंगे। साथियों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि मैं जिस प्रकार से हर बार वीडियो लाता हूं और आप भी साथ साथ तैयारी करते होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं, आपसे उम्मीद करता हूं। वो कहते हैं ना कि धुंध कहां तक टाला जाए, धुंध कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। तो अपनी मेहनत का भाला फेंक दीजिएगा, एक दिन आपको मंजिल अवश्य मिलेगी, सफलता अवश्य मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ शुभारंभ करते हैं अपनी क्लास की। तो मित्रों, अपने पिछली 2 क्लासों में चर्चा की थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व उनके मुख्य सम्मेलन, कांग्रेस के जो अपने सम्मेलन भी देखे थे और 2 क्लासें अपनी हो चुकी थी। आज जो अपनी क्लास है वो अपनी तीसरी क्लास है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपने जो पिछली अपनी क्लास थी वो आपने देखी होगी। आज जो तीसरी क्लास है और इसमें अपन आज जो है धीरे धीरे अपने ये टॉपिक बड़ा भी हो गया, लगभग 2-3 दिन लग गए हैं। तो आज जो अपने लगभग इनको पूरा कर देंगे। ठीक है, तो अपन ने जो है अपने एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में चर्चा की थी कि भाई जो अपने अधिवेशन जो हुए थे ना, उनके साथ जो भी तथ्य जुड़े हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से जो हमें हर बार प्रश्न पूछा जाता है, जिस प्रकार से 1925 का कानपुर अधिवेशन, तो इनकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तो वो इनके अध्यक्ष जो थे वो थे सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। थोड़ा सा बड़ो कर दी तुम, सरोजनी नायडू। ठीक है, तो सरोजनी नायडू मित्रों ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजनी नायडू है। कौन है? अपन एक लाइन लिख सकते हैं, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, क्योंकि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी जो 1917 में बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये सरोजनी नायडू है अपने। ठीक है, ये प्रश्न हमें कई बार पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को मित्रों स्वर्ण कोकिला भी कहा जाता है, स्वर्ण कोकिला भी कहा सकता है, यानी कि इनको भारत की स्वर्ण कोकिला भी कहा जाता है, स्वर्ण कोकिला। ठीक है, सरोजनी नायडू ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी है और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। तो अपने चर्चा की थी 1925 का कानपुर अधिवेशन और अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने, और ये जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है और अपने इनको जो है स्वर्ण कोकिला कहा जाता है। फिर अपने आगे बात करते हैं। फिर आता है अपना 1929 का लाहौर अधिवेशन, और लाहौर मित्रों र से रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और रावी नदी अपने, और ये जो वर्तमान में लाहौर है ये पाकिस्तान में, कहां पर है? पाक में है मित्रों। ठीक है, और यहां पर जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और यहां पर क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, क्योंकि स्वराज की मांग तो 1900 के कलकत्ता अधिवेशन में कर दी थी दादा भाई नौरोजी ने। आपने पिछली क्लास में देखा होगा, हमने चर्चा की थी उस पर। और पहली बार कांग्रेस ने तो 1900 में की थी, लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग तो वो जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जेएल नेहरू का पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू, और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और उस समय क्या हुआ था मित्रों कि ये तो हुआ था 1929 में, लेकिन 26 जनवरी 1930 में, 26 जनवरी 1930 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार भारत में तिरंगा फहराया गया था और भारत ने पहली बार अपना स्वाधीनता दिवस मनाया था। तो वो कब मनाया था? वो मनाया था 26 जनवरी 1930 में, और पहली बार तिरंगा फहराया था भारत ने। पहली बार
तिरंगा फहराया था, ठीक है। या कांग्रेस भी आ सकता है, कांग्रेस ने पहली बार, तो भारतीयों ने पहली बार अपना जो तिरंगा फहराया था वो फहराया था 26 जनवरी 1930 में लाहौर में। और ये उस समय जब ये 1929 में ये लगभग कांग्रेस का अधिवेशन जो होता था वो दिसंबर में होता था, तो दिसंबर के बाद में जब वहीं थे तो उन्होंने 26 जनवरी 1930 को जो है पहले भारत ने पहली बार तिरंगा फहराया और स्वाधीनता दिवस मनाया था। और इसी 26 जनवरी को, इसी मित्रों 26 जनवरी को याददाश्त रखने के लिए अपने संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, वो इसी डेट को याद करने के लिए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वैसे अपन देखें तो आपने इंडिया पॉलिटी में पढ़ा होगा कि संविधान जो अपने संविधान की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर के बाद में 26 दिसंबर और 26 जनवरी यानी कि 2 महीनों का जो इंतजार किया था ना, उन 2 महीनों का इंतजार इसलिए किया था, इस डेट को याददाश्त रखना था कि 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार भारत ने स्वाधीनता दिवस मनाया था और पहली बार जो तिरंगा फहराया था। तो इस डेट को याद रखने के लिए मित्रों जो है अपना संविधान जो है लागू हुआ था वो 26 जनवरी को किया था, 26 नवंबर को नहीं हुआ था। वैसे 26 नवंबर को बनकर तैयार तो हो गया था, लेकिन लागू जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था, वो इसी डेट को याद करने के लिए हुआ था। तो अपने बात की थी 1929 का लाहौर अधिवेशन, और लाहौर में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, और लाहौर जो है रावी नदी किनारे वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, और भारत ने पहली बार तिरंगा फहराया था, और ये जो फहराया था वो 26 जनवरी 1930 में, और ये अधिवेशन 1929 में हुआ था, याद रखना। और यहाँ पर जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा, पूर्ण स्वराज की, उस समय स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज। एक अपने आता है स्वराज्य और स्वराज, वो मैं पहले भी बता चुका आपको कि स्वराज यानी स्वयं का राज, स्वराज्य यानी संपूर्ण राज्य का राज। और स्वराज की जो है सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग जो 1877 में दयानंद सरस्वती ने किया था, और स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक जी ने नारा दिया था, जो 1895 में उन्होंने स्वराज्य विधेयक पारित किया था उस समय। और एक आता है हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो है महात्मा गांधी जी की, तो वो भी हमने अपने साथ साथ में एक फैक्ट लिख देते हैं। हिंद स्वराज मित्रों एक पुस्तक है, और ये पुस्तक के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी, ये गांधी जी की रचना है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के रचयिता महात्मा गांधी है। ये भी कभी कभी हमें पूछी जाती है हिंद स्वराज, ये इंपॉर्टेंट, जो भी फैक्ट है इंपॉर्टेंट है मित्रों, प्रश्न में हर बार पूछे जाते हैं, वो अपन लाए हैं आपके लिए। फिर है 1931 का कराची अधिवेशन, और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मित्रों हुआ क्या था कि जब भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को जब फांसी दी गई थी वो 23 मार्च 1931 को दी गई थी, और उसी समय बाद में दिसंबर में ये होता था लगभग कांग्रेस का अधिवेशन, तो दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस समय क्या था, नौजवान भारत सभा जो संस्था थी, वो जो जितने भी उसमें जो लोग थे, जो युवा थे, वो अपने भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के साथी थे। तो उन्होंने जो है महात्मा गांधी के विरुद्ध जो है काले झंडे दिखाए थे, और उन्होंने जो है विरुद्ध नारे लगाए थे महात्मा गांधी के। किसने लगाए थे? नौजवान भारत सभा संस्था के लोगों ने महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए थे। तो महात्मा गांधी को काले झंडे कौन से अधिवेशन में दिखाए गए थे? तो वो है कराची अधिवेशन, 1931 का कराची अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो नौजवान भारत सभा संस्था के लोगों ने महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए थे। तो हुआ क्या था कि उन लोगों का मानना था कि महात्मा गांधी यदि साथ है तो भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी की सजा कैंसिल करा सकते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं कभी हिंसा का साथ नहीं दे सकता, मैं कभी हिंसा का समर्थन नहीं करूंगा, मैं हमेशा अहिंसा तमक हूं। गांधी जी का विचार अहिंसात्मक था। तो गांधी जी ने कहा था मैं हिंसा का कभी साथ नहीं दूंगा,
इसलिए जो है उन्होंने कहा था कि मैं यदि चाहता हूं, यदि आप चाहते हो कि यदि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मैं भी बचाना चाहता था, यदि मैं मेरा बलिदान देकर वो बच जाते तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होता था। लेकिन गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता, इसलिए मैंने जो है उनके ब्रिटिश सरकार से उनके पक्ष में कोई बात नहीं की थी। तब ऐसा करके इन लोगों को सांत्वना दी थी। अपने हो गए 1931 का कराची अधिवेशन, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और नौजवान भारत सभा संस्था के लोगों ने महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे। ये बात अपने 1931 तक हो गई। उसके बाद में आता 1931 के बाद में 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। और हरिपुरा ये मित्रों कहाँ पड़ता है? गुजरात में, गुजरात राज्य में आता है हरिपुरा, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पर क्या था, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में जो रियासतों में चल रहे थे ना प्रजामंडल, अपना प्रजामंडल की राजधानी के बारे में भी चर्चा करते हैं कि अपने प्रजामंडल राजधानी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। तो 1931 में प्रजामंडल रियासतों में शुरू हो गए थे, ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने इनका समर्थन कब किया था? वो किया था 1938 में। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में जो है कांग्रेस ने जो है अपने प्रजामंडल का समर्थन किया गया। प्रजामंडल का क्या किया था? समर्थन किया गया था पहली बार कि भाई उन्होंने ये बात को कहा था कि आप प्रजामंडल चलाओ और हम आपके साथ है। ये बात जो है उन्होंने इस अपने अधिवेशन में की थी, समर्थन किया था, ठीक है, पहली बार। और उत्तरदायी शासन की मांग की थी कांग्रेस के द्वारा। क्या हुआ था? उत्तरदायी शासन की मांग की गई। कांग्रेस द्वारा पहली बार उत्तरदायी शासन की मांग 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में की गई, जिसके अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और उसमें पहली बार जो है प्रजामंडल, जो रियासतों में रियासतों में जो प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे, उन प्रजामंडल आंदोलनों को पहली बार समर्थन किया गया था। उत्तरदायी शासन की मांग कांग्रेस के द्वारा 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में की गई। और हरिपुरा जो है वर्तमान गुजरात में आता है मित्रों। फिर आगे बात करते हैं। फिर आता है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। और त्रिपुरी जो है ये कहां पर है? ये है जबलपुर मध्य प्रदेश है। जबलपुर अपन लिख सकते हैं एमपी में, ठीक है, त्रिपुरी, ठीक है, 1939 का। इसमें भी अध्यक्ष कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि महात्मा गांधी का जो उम्मीदवार थे, इसके सामने अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने महात्मा गांधी जी का उम्मीदवार था पट्टाभी सीतारामैया। तो पट्टाभी सीतारामैया को क्या किया था? इन्होंने हरा दिया था वोटों में, ठीक है, चुनाव में। और बाद में जो है इनको लगा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कि अपने महात्मा गांधी जी के उम्मीदवार को हरा दिया तो फिर बापूजी नाराज हो जाएंगे, बापूजी नाराज हो जाएगा तो पूरा गड़बड़ हो सकता है। फिर उन्होंने सोचा, इस बात को करके उन्होंने अपने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। और इस्तीफा देकर इस अधिवेशन के जो नए अध्यक्ष बने थे वो बने थे राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? नए अध्यक्ष, ठीक है, नए अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और उन्होंने यहां पर इस्तीफा देके 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, ठीक है, 1939 में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। और अपने जो है पद से इस्तीफा दे दिया। और यहाँ पर जो नए अध्यक्ष बने थे वो बने थे राजेंद्र प्रसाद। और ये जो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी जो है जबलपुर एमपी में पड़ता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी, ठीक है। अपने आता है, फिर आता है 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। और ये मित्रों मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आपने देखा होगा 1923 के दिल्ली अधिवेशन में भी ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। वहाँ पर जो आपने पढ़ा था कि सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे। और यहाँ पर 1940 में जो है ये अपने वापस बनते हैं अपने रामगढ़ अधिवेशन में। लेकिन
सबसे लंबे समय तक यदि कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और सबसे युवा अध्यक्ष। दो चीज़ें इनसे इंपॉर्टेंट है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से। तो ठीक है, ये क्या थे कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले। ठीक है, कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले कौन थे? वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, फिर अपना आगे बात करते हैं। आगे जो अपना आता है 1946 का मेरठ अधिवेशन। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? JB कृपलानी। तो 1946 का मेरठ अधिवेशन 46 के बाद में कब हुआ? 47 में। और 47 में ये होता, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि ये होता कब? दिसंबर में, अंत में होता था महीने के। तब 1946 में हुआ था। तो कांग्रेस मतलब आज़ादी के समय जब स्वतंत्रता मिलती है 15 अगस्त 1947 को, तो आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न आ सकता है। तो कौन थे? JB कृपलानी। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी 1946 में बने थे। ठीक है, मेरठ अधिवेशन में। ठीक है, और फिर आता है 1948 का जयपुर अधिवेशन, और अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमण। राजस्थान में ये अपने पहली बार अधिवेशन हुआ था जयपुर में, और लगभग 1948 के बाद में कांग्रेस के अधिवेशन वैसे कम हुआ, क्योंकि आज़ादी मिल गई, उसके बाद में इतना नहीं हुआ था। आज़ादी के लिए ही होता था, आज़ादी के लिए संघर्ष करते थे ब्रिटिश सरकार से विरुद्ध में, और वो काम अपने हो गया। तो बाद में ये लगभग अंतिम में 1948 का जयपुर अधिवेशन, और यहाँ पर अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। फिर अपन बात करते हैं आगे अपना पॉइंट आता है महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बातें, कि अपने कांग्रेस के जो जितने भी अपने अधिवेशनों की बात की थी, लगभग मैं आपको जितना आपको गाइडों में मिलेगा, किताबों में मिलेगा, उससे ज़्यादा ही मैं अधिवेशन लाया हूँ। लगभग जितना प्रश्न आज पूछा गया उससे भी एक्स्ट्रा ही आपको यहाँ मिल रहा है। तो अपने अधिवेशनों की बात तो हो गई। अभी बात आती है कि कांग्रेस का 4 बार अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो बने थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, फिर आता है अपने 3 बार अध्यक्ष कौन बने? तो 3 बार 2 व्यक्ति बने थे। एक तो जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी। ठीक है, फिर एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, ये कांग्रेस के एक बार भी अध्यक्ष नहीं बने थे। तो मित्रों, अपने चर्चा की थी पूरे कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में। लगभग मैंने 3 क्लासों में पूरा अपने किया है, और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरिओम, राम राम।